हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी के जो मॉक टेस्ट चल रहे थे उसका मॉक टेस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। तो ये मॉक टेस्ट नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट होगा, पार्ट ए होगा। इसमें कुल जो होंगे 50 क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इससे पहले जो 3 टेस्ट डाले जा चुके हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन 3 टेस्ट को भी अपना रिवीजन कर सकते हैं, कि आप लोगों की तैयारी अपनी देख सकते हैं कि आप लोगों कि कितने क्वेश्चन आप लोगों को तैयार हैं। और क्योंकि आप लोगों का पेपर जल्द ही जल्द होने वाला है तो इसलिए इस समय पे ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि नया तो आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेकिन अब मॉक टेस्ट लगा के आप अपना रिवीजन कर सकते हैं कि कितना आप लोगों को तैयार है। तो देखते हैं, टाइम ना वो करते हुए देखते हैं आज के टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है, तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, निम्न में से कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है। तो कौन सी भोज्य प्रोटीन जो होती है जो संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सी है। तो इसमें जो संदर्भ प्रोटीन है या जो संदर्भ प्रोटीन का मतलब यहाँ से उससे है जो मतलब प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना गया है इन चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना गया है ऑप्शन बी, अंडा जो है ये प्रोटीन का सबसे अच्छा या उच्चतम स्रोत है, क्योंकि इसमें जो है सभी आवश्यक अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं अंडे से जो प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सबसे अच्छा जो प्रोटीन का स्रोत है वो अंडे है। और बाकी जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है ये दाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन देखा गया है तो अंडे में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप क्या है। तो सभी प्रकार की जो शर्करा है या जो शुगर या चीनी होती है उसका जो सरलतम रूप है, इसका सरलतम रूप जो होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका सरलतम रूप जो है ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, शिशु के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यक वसी अम्ल कौन सा है। तो जो बच्चे के लिए सबसे आवश्यक जो वसी अम्ल है, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाए ऑप्शन सी। ये जो आर्किडोनिस जो अम्ल है, आर्किडोनिक अम्ल जो है ये शिशु के लिए सर्वाधिक आवश्यक वसी अम्ल है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 है, राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधी चिंताओं का समाधान करना निम्न में से किस बजट का उद्देश्य है। तो यहाँ पे जो राजकोषीय नीति के बारे में पूछा गया है, तो जो मतलब कि जेंडर से संबंधित जो बातें हैं उनको वो किस बजट का उद्देश्य है। तो इसके बारे तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो कहा जाता है ये जेंडर बजटिंग जो है इसके अंतर्गत आता है। और बाकी अगर आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो पॉलिटी में जो राजकोषीय नीति और फिजिकल नीति जो होती हैं उनके बारे में बताया गया है कि राजकोषीय नीति जो है ये हमारी जो गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट उसके द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है, तो उसी में बजट लाया जाता है। तो ये जो जेंडर के लिए जो संबंधी कोई कानून है, उनकी चिंताओं के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, इसको जो कहा जाता है जेंडर बजटिंग कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे विवाह जो हिंदू समाज में जो विवाह का जो सही उद्देश्यों का जो क्रम है, इस क्रम के बारे में बताना है। तो जो परंपरागत हिंदू समाज में जो विवाह का जो सही क्रम है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। धर्म देखा जाता है, फिर प्रजा एवं रीत, ये सब जो है ये तीनों इसका जो सही क्रम है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धर्म, प्रजा एवं रीत जो है ये हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सेवा विवाह मैरिज बाय सर्विस का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति में पाया जाता है। तो जो ये जो सेवा विवाह या मैरिज बाय जो सर्विस है, इसका जो प्रचलन है किन जनजातियों में पाया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विरहोर जो जनजाति है इसमें पाया जाता है। तो देखते हैं सेवा विवाह क्या होता है। सेवा विवाह में जो होता है, जो दूल्हा होता है दुल्हन के घर पे सेवा करके वधु मूल्य चुकाने के बाद लड़की से विवाह करता है। अतः यह विवाह जो होता है यह गौंड, विरहोर तथा बेंगा जनजातियों में विशेष रूप से पाया जाता है। तो जो 6 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सौरठ विवाह किसे कहते हैं। तो सौरठ विवाह किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मृत पत्नी की बहन तथा विदुर पुरुष के बीच में जो विवाह होता है उसको सौरठ विवाह कहा जाता है। सौरठ विवाह जो होता है ये जब किसी व्यक्ति की जो उसकी पत्नी जो की मृत्यु हो जाती है, तो जो पत्नी की बहन से जो शादी करता है उसको जो कहा जाता है सौरठ विवाह कहा जाता है। और इसी का अपोजिट जब होता है, जब किसी मतलब फीमेल के पति की जब मृत्यु हो जाती है, तो जो वो पत्नी जो है उसके भाई से मतलब जो पति के भाई से शादी करते हैं, तो उसको जो कहा जाता है लेवीरेट विवाह कहा जाता है। तो ये आप दोनों लोग मतलब दोनों चीज़ें याद रखिए कि सौरठ विवाह और लेवीरेट विवाह किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो कहा जाता है पुनर्चित परिवार कहा जाता है। इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, एक परिवार इकाई जिसमें तलाक एवं विवाह के परिणाम स्वरूप एक अथवा अधिक सौतेले माता पिता सम्मिलित होते हैं उस परिवार को जो कहा जाता है पुनर्चित परिवार कहा जाता है। और इन परिवार के विकल्प को जो है सौतेले माता पिता या सौतेले परिवार भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है पुनर्चित परिवार को जो है सौतेले परिवार भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नातेदारी व्यवस्था के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया है? तो नातेदारी व्यवस्था में जो पर्याप्त योगदान दिया है, ये जो दिया है ये इरावती कार्वे, जो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो इरावती कार्वे थे, इन्होंने जो है नातेदारी व्यवस्था में जो है पर्याप्त क्षेत्र में मतलब इसके नातेदारी व्यवस्था का रिसर्च करने में इन्होंने पर्याप्त योगदान दिया है। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, संघर्षरत दाम्पत्य को न्यायिक पृथकता अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है? तो जो संघर्षरत दाम्पत्य होते हैं, इनको जो न्यायिक पृथकता जो अधिकतम जो दी जाती है, ये 2 साल के लिए दी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है 2 साल के लिए दी जाती है। और ये जो दी जाती है, हिंदू विवाह अधिनियम जो 1995 की धारा 10 के अधीन जो है ये उपबंध रखा गया है कि जो ऐसे दंपतियों को जो है 2 साल तक के लिए जो है उनको सुरक्षा देनी चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय श्रम संघ अधिनियम कब पारित हुआ, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो पारित हुआ 1926 में भारतीय श्रम संघ अधिनियम को पारित किया गया। 1926 में इसको पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या क्या कहलाती है? तो जो मतलब प्रसव के दौरान जो बच्चे जो पैदा होते हैं, जीवित बच्चों की संख्या का एवरेज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है प्रजननता दर इसको कहा जाता है। तो इसमें इसके बारे में देखते हैं। एक समाज विशेष में जब 1000 प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को जो है प्रजनन दर कहा जाता है। तो और ये जो दर जो होती है, ये जो जीवित बच्चों पे निकाली जाती है, तो इसको जो कहा जाता है प्रजनन दर इसको कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि कितने स्तरों से गुजरती है? तो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जो जनसंख्या वृद्धि दर जो गुजरती के स्तर जो कितने स्तरों से गुजरती है, तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो गुजरती है 5 स्तरों से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM वर्ष 2005 में भारत में अधिनियमित किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे इसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है ये कब शुरू किया गया? तो ये जो शुरू किया गया था 2005 में शुरू किया गया था। तो यहाँ पे इसके लक्ष्य के बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसका जो लक्ष्य था शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को घटाना इसका मुख्य लक्ष्य था। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो है, 15 में जो कथन दिया हुआ, कथन फर्स्ट ये जो दिया हुआ है, आरक्षण की नीति पिछड़े वर्ग में अभिजात्य वर्ग को जन्म देती है। तो आरक्षण की नीति जो है जो पिछड़ा वर्ग होता है उसमें से जो है अभिजात्य वर्ग को जन्म देती है, ये कहा गया है कथन में। अब इसका तर्क जो दिया गया है, तर्क जो आर है, आरक्षण के लाभों का उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। तो आरक्षण के लाभ जो है उनके द्वारा आधिपत्य किया गया है। तो इसमें क्या सही है इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दोनों मतलब ए और आर सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या है। तो इसका ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें जो मतलब कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसमें जो निष्कर्ष दिया हुआ या कथन जो उससे मैच करता है या नहीं करता, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य था? तो जो 2011 की जनगणना जो हुई थी, जो सेंसस 2011 का हुआ था, इसमें जो इसका आदर्श वाक्य या जो मतलब कहा जाए जो थीम था वो उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो थीम था इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। ये थीम जो था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है 2011 की जो जनगणना था उसका थीम था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जामों में। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी जो जनसंख्या से क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो मनाया जाता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, सती को डैश में अवैध घोषित कर दिया गया। जो जो सती प्रथा थी, सती प्रथा को जो अवैध घोषित कर दिया गया था, ये कब किया गया था? तो ये जो आज़ादी से पहले इसको अवैध घोषित कर दिया गया था, और इसमें जो मुख्य योगदान जो था, इसमें जो मुख्य योगदान जो था राजा राममोहन राय और जो जो विलियम बेंटिक थे, इनका मुख्य योगदान था। तो ये जो सती प्रथा को जो अवैध कर दिया गया था, ये कर दिया था 1829 में कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी से संबंधित नहीं है? तो जो पूर्ण गरीबी से संबंधित जो नहीं है, इसका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो डिप्रीवेशन इंडेक्स जो है, ये गरीबी से संबंधित नहीं है। बाकी जो गरीबी रेखा, जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं और मटेरियल डिप्रीवेशन जो है, ये सब कुछ गरीबी से संबंधित है। और यहाँ पे जो गरीबी से संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो डिप्रीवेशन इंडेक्स किसी क्षेत्र में डिप्रीवेशन या अवसंरचना के स्तर का मापन करता है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विद्वेष का विस्तार जो है, यह सामाजिक नियंत्रण से संबंधित नहीं है। सामाजिक विद्वेष जो फैलना है, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सामाजिक नियंत्रण विद्वेष एवं संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन मानव प्रसन्नता पर बल देता है? तो मानव प्रसन्नता पर जो बल देता है, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रगति जो है, ये मानव प्रसन्नता पर बल देता है। इसके बाद देखते हैं, प्रगति एक निश्चित दिशा की ओर होने पर परिवर्तन प्रगति में मानव प्रसन्नता पर बल दिया जाता है, क्योंकि प्रगति जीवन में गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एसी दुबे ने भारत में परिवर्तन के लिए परंपराओं को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो एसी दुबे ने जो भारत में जो परिवर्तन के परंपराओं को जो वर्गीकृत किया है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनको जो है छः प्रकारों में वर्गीकृत किया है। ये जो 6 प्रकार हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो ये जो 6 परंपराएं हैं, ये जो हैं परंपराएं, शास्त्रीय पौराणिक परंपरा, उभरती हुई राष्ट्रीय परंपरा, प्रादेशिक परंपरा और स्थानीय परंपरा, पश्चिमी परंपरा और स्थानीय उपसंस्कृति जो परंपरा है, ये जो कुल मिला के 6 परंपराएं हैं, इनमें वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है, निर्धनता के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में राउंड्री ने किस अवधारणा का उपयोग किया है? तो राउंड्री जो निर्धनता का जिन्होंने अध्ययन किया था, इन्होंने कौन सी अवधारणा का जो उपयोग किया था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इन्होंने जो अवधारणा का उपयोग किया था, ये जो थे अवस्थित निर्धनता, इसका प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन जो सी करेक्ट हो जाएगा। अवस्थित निर्धनता का जो प्रयोग है, राउंड्री ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, तो इसमें जो कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? तो इसमें से कौन सा मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव नहीं है? तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। डी जो करेक्ट हो जाएगा, ये जो शिक्षा का जो विकास है, ये इसका जो प्रभाव नहीं होता है। मादक द्रव्य व्यसन का प्रभाव जो है, शिक्षा के विकास पर नहीं पड़ता है। ज्ञान की वह शाखा जो शिक्षा के प्रशासन और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करती है, जो शैक्षिक समाजशास्त्र के नाम से जानी जाती है। इससे समाज का अध्ययन शिक्षा की दृष्टि से किया जाता है। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 25 देखते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग अभी यहाँ तक वीडियो में देख चुके हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो सब्सक्राइब करते हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता रहता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित विश्लेषकों में से किसने जो किरायाजीवी और सट्टेबाज पदों का प्रयोग किया था? तो ये जो किरायाजीवी और सट्टेबाज जो पदों का जो प्रयोग किया था, इसका जो प्रयोग किया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो प्रयोग किया था, वी पैरेटो ने इन शब्दों का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो दहेज प्रथा के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दहेज प्रथा के जो प्रभाव हो सकते हैं, लैंगिक भेदभाव हो सकता है, लड़कियों का अविवाहित रह जाना और महिलाओं के विरुद्ध अपराध, ये सारे जो हैं, ये दहेज प्रथा के प्रभाव हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका उल्लेख जो है टेलकॉट पर्सन द्वारा नहीं किया गया? तो टेलकॉट पर्सन जो ये समाजशास्त्री थे, इन्होंने जो सामाजिक नियंत्रण की यांत्रिकी के अंतर्गत किसका जो है, मतलब किसका जो है उल्लेख नहीं किया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो उल्लेख नहीं किया है, सुरक्षा दर यांत्रिकी का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। बाकी जो यह सकारात्मक यांत्रिकी, चिकित्सीय यांत्रिकी और नकारात्मक यांत्रिकी है, इन सबका जो उल्लेख जो है टेलकॉट पर्सन ने किया था। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए। इन्होंने जो है सुरक्षा दर यांत्रिकी का उल्लेख नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण एशियाई समाजों के उधरमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए 6 दशाएं बताई थी। तो ये जो बताई थी, जो दक्षिण एशियाई समाजों के लिए उधरमुखी और अधोमुखी गतिशीलताओं के लिए जो 6 दशाएं बताई थी, ये जो बताई थी, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बताई थी जी मेडल जो है, इन्होंने ये दशाएं बताई थी। तो इसके बारे में देखते हैं। जी मेडल ने बहुत ही चर्चित पुस्तक जो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का जो नाम था एशियन ड्रामा जो लिखा था उन्होंने, इसी बुक में इन्होंने जो है दक्षिण एशियाई समाजों में उधरमुखी और अधोमुखी गतिशीलता के लिए 6 दशाओं का उल्लेख किया था। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। और इनकी जो बुक भी है, जो आप लोग याद रखिए, इनकी जो बुक थी एशियन ड्रामा इनकी बुक जो थी, जिसको इन्होंने लिखा था। तो इसी में इन्होंने 6 दशाओं का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने संकेतों पर जारी किया जाता है। तो जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है, ये कितने संकेतों पर जारी किया जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके जो मुख्य संकेत जो होते हैं वो 3 संकेत होते हैं, लेकिन उन 3 संकेत यहाँ पे ना दे करके, या उनके जो 3 संकेत जो होते हैं उनके अंदर के जो मतलब डायमेंशन होते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इसके जो संकेत होते हैं कुल 12 होते हैं, 12 डायमेंशन होते हैं, जिनके तहत जो है मल्टी पावर्ड डायमेंशन जो है गरीबी सूचकांक जो दिया जाता है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है 12 संकेतों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जो है ये नीति आयोग के द्वारा दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है तो इसके जो 3 आयाम होते हैं, 3 आयाम जो होते हैं, स्वास्थ्य होता है, नंबर 1 स्वास्थ्य होता है, मतलब हेल्थ होता है। दूसरा होता है जो स्कूल होता है, मतलब शिक्षा होता है। और तीसरा होता है जो लिविंग स्टैंडर्ड या जीवन का स्तर। जो इसके ये जो 3 मुख्य आयाम होते हैं, और इन जो 3 मुख्य आयाम के जो होते हैं, प्रत्येक के जो 4 जो मतलब सब डायमेंशन होते हैं। तो ये जो मिला करके चारों आयाम को तीनों में मिला करके जो कुल जो इसके संकेत होते हैं 12 संकेत होते हैं, जिसके तहत ये मतलब जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स दिया जाता है। तो इनके जो मुख्य जो संकेत होते हैं, संकेत के बारे में देखते हैं। तो ये जो संकेत होते हैं, पोषण होता है, स्कूली शिक्षा, स्कूल में नामांकन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बैंक खाते आदि जो हैं, इनके आधार पर जो है ये संकेत दिए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, सामाजिक परिवर्तन मुख्य रूप से समाज के किस पक्ष को प्रभावित करता है। तो सामाजिक परिवर्तन जो है समाज को मुख्य रूप से जो प्रभावित करता है, इसका ऑप्शन यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो गया। इनमें से तीनों पक्षों को, मतलब ये मतलब जो सारे पक्ष हैं, इन सभी को जो प्रभावित करता है सामाजिक परिवर्तन। तो ये जो प्रभावित करता है समूह के व्यवहार को, जो प्रभावित करता है सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है, सांस्कृतिक विशेषताओं को, इनको सबको जो है प्रभावित करता है सामाजिक परिवर्तन। तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तो 31 जो क्वेश्चन है, दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू किया गया था। तो जो दहेज निरोधक अधिनियम जो है, ये जो लागू किया गया था, ये जो लागू किया 1961 में लागू किया गया। तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करके संख्या के साथ साथ, मतलब संख्या के अलावा और क्या जो प्राप्त करे, जिससे वो मतलब दूसरी जाति पर प्रधानता प्राप्त कर सकती है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब वह आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति भी प्राप्त करे तब एक जाति जो है प्रबल मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 जो है, संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित में से कौन सही है। तो संयुक्त परिवार के क्या दोष हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो कि संयुक्त परिवार के क्या दोष हैं, इनके बारे में पूछा गया कि कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी, ये सारे जो हैं रीजन, ये सब जो संयुक्त परिवार के दोष हैं। तो देखते हैं एक एक करके। व्यक्ति आर्थिक निर्भरता की कमी एवं आलसी व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। निर्धनता सामान्य तथा बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बाधक एवं गंदी आदतों का विकास हो जाता है। द्वेष एवं तनाव का केंद्र एवं गोपनीय स्थानों का अभाव हो जाता है। तो ये सारे जो हैं जो दोष हैं, ये संयुक्त परिवार के हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 34 जो है, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेदन का प्रमुख कारण क्या है। तो भारतीय परिवार में विवाह विच्छेदन या विवाह के टूटने का कारण क्या है। तो इसका जो प्रमुख कारण यहाँ पे मतलब जो है वो क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये मुख्य जो इसका प्रमुख कारण है, एक दूसरे की कमियों का सार्वजनिक करना जो है, ये इसका मुख्य कारण है। मतलब एक दूसरे की कमियों को पब्लिकली सबके सामने कह देना, या मतलब एक दूसरे को मतलब टॉन्ट मारना, ये जो सारे हैं ये विवाह के टूटने के प्रमुख कारण है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे अगर एक दूसरे में कोई कमियां हैं तो एक दूसरे को पर्सनली कमियां बताई जा सकती हैं, जिससे कि सामने वाला मतलब अपनी कमियों पे काम करे और नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें रिपीट ना कर ले। लेकिन अगर उस कमियों को लेकर के मतलब पब्लिक प्लेस पे एक दूसरे की कमियां करना, तो ये गलत बात है। तो यहाँ पे इसी का जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो है, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं, तो परिवार के क्या कार्य होते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। परिवार के जो कार्य, ये सभी विकल्प सही, मतलब परिवार के जो कार्य होते हैं, सुरक्षात्मक कार्य मतलब सुरक्षा प्रदान करना, ये भी कार्य होता है। भावनात्मक और आर्थिक कार्य, ये भी कार्य होता है। सामाजिक और शैक्षिक कार्य, ये सारे जो कार्य होते हैं परिवार के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, डैश के 3 सक्रिय रूप हैं, रेटिनॉल और रेटिनोनाइन एसिड, ये किसके जो मतलब 3 सक्रिय रूप हैं। तो ये यहाँ पे विटामिन, कौन सा विटामिन है जिसके ये मतलब या साइंटिफिक नेम या इसके सक्रिय, मतलब साइंटिफिक नेम तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो इसके सक्रिय रूप पूछा गया, ये किसके सक्रिय रूप हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है जो सक्रिय जो रूप हैं, ये जो है विटामिन ए के सक्रिय रूप हैं। तो इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी के जो हैं जो मतलब रासायनिक नाम या केमिकल नेम है, इनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित या वायरल रोग नहीं है। तो मतलब इनमें से कौन सा जो वायरस के थ्रू जो रोग होता है और मनुष्य में नहीं होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ, इन्फ्लुएंजा तो मनुष्यों में होता है, एड्स भी मनुष्यों में होता है, और डेंगू जो होता है, ये सब जो है ये सारे जो हैं वायरल रोग हैं और ये मनुष्यों में होते हैं। तो यहाँ पे जो रिंडर पेस्ट है, रिंडर पेस्ट जो है मनुष्यों में नहीं होता है। रिंडर पेस्ट जो है ये वायरस के थ्रू होता है और ये जानवरों में होता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो ये जो बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। डिप्थीरिया जो है ये बैक्टीरिया जनित रोग है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 जो है, तो 39 को जो क्वेश्चन है, प्रगति का अर्थ है। तो प्रगति का अर्थ क्या है। तो प्रगति का जो अर्थ होता है, एक निश्चित वांछनीय दिशा में जो परिवर्तन, मतलब जिस दिशा में हम चाहते हैं उसमें मतलब कोई परिवर्तन चाहते हैं, उसी दिशा में अगर कोई परिवर्तन हो रहा है या मतलब उस दिशा में हमारी ग्रोथ हो रही है, तो उसी को जो कहा जाता है प्रगति कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन को जो है प्रगति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है। तो जो संक्रामक रोग जो होते हैं, ये इनसे लड़ने के लिए कौन सी रक्त प्रोटीन जो सहायता करती है। तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लोब्यूलिन जो प्रोटीन होती है, ये जो है संक्रामक रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे जो मतलब जो शरीर को सहायता प्रदान करती है। तो इसके बारे में देखते हैं। संक्रामक रोग जो होते हैं, ये जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो ग्लोबिन नाम का जो रक्त प्रोटीन होता है, ये सहायता करता है। और ग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन जो इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों से उसका निर्माण होता है। और इनमें से जो मुख्य जो इसका जो निर्माण होता है लीवर के द्वारा किया जाता है। और जो कुछ जो थोड़ी बहुत प्रोटीन जो होती है, वो जो हमारी जो प्रतिरक्षा बनाई है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उससे ये जो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन बनता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो है, काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है। तो काली खांसी को किस और नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है पर्टूसिस जो है, इसके नाम से भी जाना जाता है काली खांसी को। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय डैश के संकेत हैं। तो ये किसके संकेत हैं। तो ये इसका 42 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो संकेत होते हैं गर्भाशय का टूटना के संकेत होते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो है, गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है एक्टोपिक गर्भावस्था कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है एक्टोपिक गर्भावस्था कहा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। एक्टोपिक गर्भावस्था या अपस्थानिक गर्भावस्था का वह प्रकार है जिसमें भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब से प्रत्यारोपित किया जाता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा करता है। ऐसी अवस्था में शुक्राणु द्वारा निषेचन होने के बाद युग्म नज वहीं पर प्रत्यारोपित होने लगते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 जो है, भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेलस बन जाता है। तो ये जो भ्रूण परिसंचरण का कौन सा भाग है जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेलस बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंडाकार रंध्र। ये इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण जो है फोसा ओवेलस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो है, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म के लिए सबसे उपयुक्त है। तो भ्रूण की कौन सी स्थिति जो है जो जन्म के लिए सबसे उपयुक्त है, तो इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। सिर का पिछला भाग की जो स्थिति है ये जो भ्रूण के जन्म लेने के लिए काफ़ी उपयुक्त है, तो इसका जो सिर का पिछला भाग, तो इसका ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा, जो ये है भ्रूण के जन्म होने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 जो है, पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे माँ द्वारा 16 से 20 सप्ताह गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है। तो इसको जो कहा जाता है या क्या कहलाती है, तो ये जो पहला मूवमेंट जो होता है बेबी का, इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको जो कहा जाता है क्विकिंग इसको कहा जाता है, तो ये इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 जो है, एचआईवी के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है। तो एचआईवी के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जो जोखिम सबसे अधिक होता है ये कब होता है, तो ये जो जोखिम होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो होता है इंट्रानेटल अवधि के टाइम पे इसका जोखिम, एचआईवी होने का जोखिम सबसे अधिक रहता है, तो इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 जो है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत का जो प्रस्ताव दिया था, इसको जो दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रस्ताव जो है सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। तो मानसिक क्षमताओं का जो विकास होता है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास इसको कहा जाता है, तो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में जो संज्ञानात्मक विकास को जो इंग्लिश में जो कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन है। तो 50 नंबर का क्वेश्चन जो देखते हैं, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन की जो अंतिम अवस्था है ये क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो अंतिम अवस्था जो पारिवारिक जीवन की है ये संकुचित परिवार, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है पारिवारिक जीवन की अंतिम अवस्था है। तो फ्रेंड्स, ये आज के टेस्ट में तो कुल 50 क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के मतलब नेक्स्ट टेस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और फ्रेंड, वीडियो को आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए। जो क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट बॉक्स में उनके जवाब जरूर दीजिए। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।